हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये आर्किटेक्चर पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। आई होप सभी ने वो सेशन देखा है ठीक से एंड अपने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही में ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी आपने एटलीस्ट एक बार आपके बुक्स पे बना लिया है। सो आगे का सेशन आज कंटिन्यू करते हैं। मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि हम फिलहाल इन सब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जब इसको बनाया, ये आर्किटेक्चर को बनाया, तो सब फीचर्स जो हमने स्टडी किए थे उसके बेसिस पे ये आर्किटेक्चर हमने बनाया था। सो आज हम क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे सो दैट ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसके ऊपर आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट आता है दैट इज अबाउट द रजिस्टर्स। तो जो भी रजिस्टर्स है उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे। सो कहाँ पे देखा था हमने रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स थे। ओके, तो कौन से रजिस्टर्स है यहाँ पे, डब्ल्यू जेड, लेट अस रिवाइज। डब्ल्यू जेड वॉज टेम्पररी रजिस्टर। मैंने बोला था ये प्रोग्रामर को यूज में नहीं ले सकता, प्रोग्रामर इसको यूज में नहीं ले सकता। माइक्रो प्रोसेसर ये डब्ल्यू जेड रजिस्टर्स को खुद के यूज के लिए लेता है। फिर बी, सी, डी, ई एंड एच एल, दीज 6 रजिस्टर्स आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स। मतलब इनको प्रोसेसर बेसिकली प्रोग्रामर को दे देता है, प्रोग्रामर इनको यूज कर सकता है। ओके, सो मैं सपोज आई एम द प्रोग्रामर, सो एंड एक हार्डवेयर है सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डब्ल्यू जेड को खुद के काम के लिए यूज करेगा एंड ये बी सी डी ई एच एल वो हमको दे रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, तो एज अ प्रोग्रामर मैं इसको हमारे कोड में लिख सकता हूँ। इन शॉर्ट, जैसे यहाँ पे कुछ कोड लिखा था, देखो मैंने लास्ट टाइम, मूव ए कॉमा बी, एड बी। आप देख रहे हो ए बी सी ये सबको मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता, यस एड डब्ल्यू, बिकॉज डब्ल्यू रजिस्टर जो है वो हमारे यूज के लिए नहीं है। इन शॉर्ट, ओके, सो कमिंग बैक हियर, डब्ल्यू जेड, ये दोनों रजिस्टर्स हमारे काम के लिए नहीं है, हम इनको कुछ नहीं कर सकते। सो इग्नोर कर दो, सिंपल। ठीक है, हम लोग प्रोग्राम में किसको यूज कर सकते हैं, बी सी डी ई एच एल, ये सब 8 बिट के हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बी, सपोज हमको बड़ा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, हमको 8 बिट का नहीं, हमको 16 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो हम बी और सी को इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बी सी रजिस्टर पेयर। ओके, या सिंपली बी रजिस्टर पेयर का मतलब भी होता है बी सी मिला के। ओके, डी और ई को भी हम लोग साथ में यूज कर सकते हैं टू स्टोर 16 बिट इंफॉर्मेशन। बेटा जैसे ही मैं 16 बिट इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ आपके माइंड में ये बड़ा नंबर आना चाहिए। देखो 1010 1100 1010 1111, इतना बड़ा नंबर है। देखो ये 16 बिट हो गया, 4444 टोटल हो गया 16 बिट। तो 16 बिट इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग बी और सी को एक साथ ले लेंगे, उसको बोलेंगे बी सी को इकट्ठा बोलते हैं बेटा बी रजिस्टर पेयर। आई होप आप समझ रहा है। ओके, वैसे डी और ई को साथ में लेके हम लोग 16 बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। आपने गेस कर ही लिया रहेगा, अगर मैंने डी और ई को साथ में लिया तो हम उसको बोलेंगे डी रजिस्टर पेयर। ओके, एंड अगर एच और एल को साथ में लिया, यस, एच और एल को साथ में लिया तो हम उसको बोलेंगे एच एल रजिस्टर पेयर। आई होप दिस इज क्लियर। यस, सो मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आता है स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, और इस तरफ से एक्यूमुलेटर, टेम्पररी रजिस्टर्स। तो ये सब का डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट्स। सो लेट अस फर्स्ट कम टू दिस प्रोग्राम काउंटर। ओके, सो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द प्रोग्राम काउंटर, इट इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा है, मूव ए कॉमा बी, एड बी, मूव सी कॉमा बी, सब्ट्रैक्ट सी। सो इसका टेंशन मत लो, जस्ट एन एग्जांपल है। अब इसके बाजू में ये है एड्रेसेस। ठीक है, तो इनका जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ लिखा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि
कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन का तो एग्जीक्यूशन चालू होगा। तो अज्यूम करते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन चालू है, मतलब प्रोसेसर क्या काम कर रहा है, मूव ए कॉमा बी का काम कर रहा है। उस टाइम पे उसका अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, वो कहीं पे तो रेडी होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे ये हुआ नेक्स्ट चांस इसका है। यस, तो जो अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, एड्रेस क्या है अगले इंस्ट्रक्शन का, 1002। ओके, तो ये जो 1002 है ना, ये स्टोर होगा अपने प्रोग्राम काउंटर में। वेरी सिंपल। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या स्टोर रहेगा बेटा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। वेरी सिंपल। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, मूव सी कॉमा बी का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या स्टोर्ड रहेगा प्रोग्राम काउंटर में, यस 1004 स्टोर्ड रहेगा। वेरी सिंपल। ओके, सो ये जरा रीड कर लेते हैं अभी हम लोग। ध्यान देना, प्रोग्राम काउंटर शॉर्ट में लिखते हैं पीसी, कितने बिट का है वो, 16 बिट्स का है। ओके, सो इट इज अ 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर। उसका दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, एक होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, दूसरे होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो जो मैंने स्टार्ट में बोला बी सी डी ई एच एल, ये सब जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, और ये दोनों स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है। ओके, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। ओके, so it is a 16 bit special purpose register, and it holds address of next instruction to be executed। अगला इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर्ड रहता है। वेरी सिंपल। अच्छा, तो आगे क्या लिखा है, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, ओके, बाय इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटर आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन बाइट इज फेच्ड। ओके, सो इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, जैसे सपोज इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है तब ये है, उसके प्रोग्राम काउंटर के अंदर 1002 है। जब इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है तब वो बढ़ जाएगा ना, 1003, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। पीसी प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। यस, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आगे जा रहा है तो उसको कौन इंक्रीमेंट कर रहा है, वेरी सिंपल टू गेस, दिस इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर, ये इसका काम ही वही है। समझा? तो प्रोग्राम काउंटर को ये हमेशा इंक्रीमेंट करता है। स्टैक पॉइंटर को ये इंक्रीमेंट भी कर सकता है, डिक्रीमेंट भी कर सकता है। ओके, उसका डिस्कशन अभी हमारा बाकी है। ओके, सो इतना ही लिखना है प्रोग्राम काउंटर के बारे में, ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब आते हैं स्टैक पॉइंटर के तरफ। ओके, इसका भी डिस्कशन वैसे लास्ट लेक्चर हो चुका है, हम लोग इसका वापस से रिकैप कर रहे हैं। व्हाट इज अ स्टैक पॉइंटर? ओके, तो पहले सेशन से हम देख रहे हैं कि स्टैक क्या है। स्टैक इज अ स्पेशल मेमोरी। ओके, मेमोरी यूनिट अगर आपको याद रहेगा तो उसमें तीन मेमोरीज थे, एक था डेटा मेमोरी, एक था प्रोग्राम मेमोरी, और तीसरा था स्टैक। तो स्टैक के बारे में हमने क्या लिखा था कि इट इज अ स्पेशल मेमोरी, ओके, विच एग्जीक्यूट्स इन लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मैनर। जो लास्ट में आएगा वो पहले निकला जाएगा, बराबर है। इसके लिए एग्जांपल भी मैंने दिया था कि सपोज हमने बुक्स लिया है, तो एक के ऊपर हमने एक बुक्स रखा है, तो जब जो लास्ट में बुक रखा जिसने, उसका पहले बुक चेक होएगा। यस, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। तो ये एक स्पेशल पर्पस मेमोरी है, स्पेशल मेमोरी है, जो कि ऑपरेट होता है इन लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मैनर। सो इसको यूज करना कैसे पॉसिबल है, कैसे हम इस मेमोरी को यूज करेंगे? इस मेमोरी को यूज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिसका नाम है स्टैक पॉइंटर। ओके, तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, इट इज वेरी बेसिक, इट स्टोर्स एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। जो भी टॉप पे है ना स्टैक, उसका एड्रेस स्टोर कर देता है। ओके, सो ये हम लोग स्टडी करेंगे अभी, ध्यान देना। तो ये मैंने बनाया हुआ है एक स्टैक, ठीक है। एंड स्टैक के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि इसमें 81, 16, 23, 82, 51, 92 ये ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड है इसके अंदर, ठीक है, यहां तक ये फुल है। और एड्रेसेस को भी मैंने नंबरिंग दिया है, 1000, 1001, 1002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फुल है, उसके ऊपर ये पूरा खाली है, करेक्ट। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक का टॉप कौन सा हो जाएगा, 92। तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा। वेरी सिंपल। स्टैक पॉइंटर में क्या रहेगा, उसमें ये टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस रहेगा।
तो एड्रेस क्या है उसके अंदर का टॉप ऑफ द स्टैक का 1004। तो स्टैक पॉइंटर में क्या रहेगा, सीधे स्टैक पॉइंटर में रहेगा 1004। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज मैं ये इरेज कर देता हूं पहले का, सो दैट प्रोग्राम काउंटर का कंफ्यूजन ना हो आपको। सो स्टैक पॉइंटर में क्या रहता है, एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है 1004, तो स्टैक पॉइंटर में उसका एड्रेस रहेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमने देखा था ये बेटा पुश एंड पॉप क्या होता है। ठीक है, पुश मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टैक में डालने के प्रोसेस को पुश बोलते हैं, एंड स्टैक से इंफॉर्मेशन निकालने के प्रोसेस को पॉप बोलते हैं। यस, तो पुश 28, अब पुश 28 से क्या होगा, ये जो 28 नंबर है वो स्टैक में चले जाएगा। ठीक है, तो उसका जरा मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो 28 को स्टैक में लाना है अगर, यस, तो क्या लिखा है, स्टैक पॉइंटर पहले डिक्रीमेंट बाय 1 होएगा, एंड राइट, राइट मतलब अंदर जाएगा इंफॉर्मेशन। यस, तो पुश 28 में क्या होगा स्टूडेंट, स्टैक पॉइंटर विल गेट डिक्रीमेंटेड बाय 1 and the information 28 will go and store here. Okay, तो मैं क्या करता हूँ, सी डिक्रीमेंट बाय 1 मतलब 4000, 1003। यस, कॉमन सेंस है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 मतलब 1004 का 1003 हो जाएगा। तो बेटा ये एरो मार्क जो इधर है वो यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, क्योंकि 1003 पे शिफ्ट होगा वो। यस, एंड फिर उसके बाद में क्या होगा, राइट, राइट मतलब क्या, ये 28 इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो देखो ये 28 यहां से गया और यहाँ पे ये स्टोर हो गया। अब मेरे को बोलो नया टॉप क्या है, नया टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये 28 है और उसका एड्रेस क्या है 1003 है। तो भाई टॉप ऑफ द स्टैक पे 1003, स्टैक पॉइंटर में 1003 ही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो स्टैक पॉइंटर क्या है, इट इज अ 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस 1003, देखो हर बार वो टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस ही होल्ड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब अगर सपोज मैंने पॉप लिख दिया, पॉप ए लिख दिया, ठीक है, तो पॉप ए का मतलब क्या होता है, रीड एंड इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर बाय 1। तो पॉप मतलब क्या, यहां से इंफॉर्मेशन ए में स्टोर होएगा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां से टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है 28, वो 28 जाके ए में स्टोर होएगा। ठीक है, तो पहले रीड होगा, रीड मतलब 28 विल गो एंड गेट स्टोर्ड इन ए, तो ए के अंदर आ गया स्टूडेंट्स 28। यस, तो मेरे को बोलो क्योंकि 28 यहां से हम रीड कर चुके, यस, तो ये एरो यहाँ पे होना चाहिए कि नीचे आ जाना चाहिए। यस, ऑब्वियसली ये निकल चुका है, तो यहाँ तो खाली है, राइट। तो ये और ये हमेशा टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट करता है, इधर लिखा है सीधे टॉप ऑफ स्टैक, तो ये तो टॉप ऑफ स्टैक नहीं है, तो ये एरो फिर से यहाँ पे आना चाहिए। उसके लिए क्या लिखा है, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 1। तो ये जो 1003 था अभी, वो इंक्रीमेंट होके वापस 1004 हो जाएगा, राइट। तो ये फिर से जो पॉइंटर है वो अपना वापस जगह पे 1004 पे परफेक्ट टॉप ऑफ द स्टैक पे अभी आ चुका है। सो आई होप दिस वर्किंग इज क्वाइट क्लियर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, बट मैंने इसको कोशिश किया है बहुत इजी करके समझाने के लिए। सो लेट अस रिवाइज। पुश का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन स्टैक में जाएगा, और वो प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 होता है एंड इंफॉर्मेशन राइट हो जाता है। ठीक है, एंड जब पॉप करते हैं तो वही जो टॉप ऑफ द स्टैक पे इंफॉर्मेशन है वो बाहर आता है, और उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं, वो निकाल लेते हैं बाहर। एंड क्योंकि वो जब बाहर चले गया तो स्टैक पॉइंटर फिर से अपनी पहले जगह पे आ जाना चाहिए, उसके लिए हम उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर देते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस रीड दिस। ये इतना प्रोसेस जरा रीड करते हैं, अब आपको बहुत इजी जाएगा ये। So stack pointer, it is a 16-bit special purpose register. It holds address of top of the stack. ठीक है, stack is a set of memory locations operating in last input first output manner.
Stack pointer is decremented on push operation and incremented on every pop operation. Very simple. तो push में होता क्या है स्टूडेंट्स, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट बाय 1 एंड राइट पॉप पे क्या होता है, पहले रीड होता है एंड देन स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. वेरी सिंपल. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आता है ये बी सी डी ई एच एल 8 बिट ईच. ये मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दीज आर द जनरल पर्पस रजिस्टर. हमारे यूज के लिए हम लोग उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मूव वगैरह में ये सबको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दीज आर 8 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स. दे कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर 16 बिट डेटा इन रजिस्टर पेयर्स. मैंने बोला रजिस्टर पेयर्स में वो हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं. कौन से पॉसिबल पेयर्स है आपको याद है, बीसी पेयर, डीई पेयर एंड एचएल पेयर. तो द पॉसिबल रजिस्टर पेयर्स आर बीसी पेयर, डीई पेयर एंड एचएल पेयर. हो गया. ये सब है ना स्टूडेंट, एक एक दो दो मार्क के लिए आते हैं. कभी कभी इनमें से कोई भी चार बोलते हैं एक्सप्लेन करो, ऐसा दिया रहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और कोई भी चार इन्हों दे दिया रहेगा तो वो हम लोग को 1 1 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में. ओके, नेक्स्ट इज टेम्पररी रजिस्टर्स. ये टेम्पररी रजिस्टर्स कौन से है, WZ जो टॉप के थे, राइट. तो WZ हमारे यूज के लिए तो है नहीं, प्रोग्राम प्रोसेसर उसको खुद के लिए यूज में लेता है, राइट. इतना ही हमने पढ़ा है. दिस इज 16 बिट रजिस्टर पेयर. इट इज यूज्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर टू होल्ड टेम्पररी वैल्यूज. Okay, in some instructions like call, jump, etc., the programmer has no access to this register pair. तो जो माइक्रो प्रोसेसर है इन शॉर्ट वो खुद के यूज के लिए काम में लेता है. टेम्पररी वैल्यूज कभी स्टोर करना रहेगा प्रोसेसर को, तो कौन से इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट्स, कॉल, जंप, ये भी है ना इंस्ट्रक्शंस है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये हम आगे जाके डिटेल में नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें सब इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ने हैं, तब मैं इसको कवर कर दूंगा. ओके, तो जंप या कॉल इंस्ट्रक्शंस में हम लोग ये टेम्पररी रजिस्टर्स प्रोसेसर खुद यूज करता है, खुद के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर. इसके बारे में तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कौन करता है, ये. और स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों होता है ना, पुश में डिक्रीमेंट होता है, पॉप में इंक्रीमेंट होता है. कौन करता है, ये करता है. सिंपल. सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर 16 बिट का होता है ये भी. इट इज अ 16 बिट शिफ्ट रजिस्टर. It is used to increment program counter after every instruction byte is fetched, and increment decrement stack pointer after a pop or a push operation respectively. It is not available to the programmer. हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो खुद ही सब काम कर देता है. ठीक है, हमको हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. ओके, तो बेसिकली हमारा कंट्रोल बेटा इनके ऊपर ही है, सिर्फ BCDEHL. उसको छोड़ के हम लोग कोई भी रजिस्टर्स को हमारे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते. अच्छा, पीसी और स्टैक पॉइंटर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके लिए यहाँ पर याद रखना ये है कि प्रोग्राम्स में जब हम लोग कुछ भी स्टडी करेंगे तो हम कौन से रजिस्टर्स यूज करेंगे, BCDEHL 6 ये हो गए, एंड स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, और हाँ ए रजिस्टर को तो हम भर भर के यूज करेंगे, एक्यूमुलेटर को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यस, ये एक्यूमुलेटर की बात कर रहा था, राइट. तो एक्यूमुलेटर तो सबसे मेन है, हमारा एक पॉइंट था फीचर में, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर. ठीक है, तो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है वो एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है. ठीक है, सो लेट अस सी द वेयर इट इज इन आवर मेन डायग्राम. ओके, तो मेन डायग्राम ये था. तो यहाँ पे था ये अपना, इधर ये तो ALU है, यहाँ पे था अपना एक्यूमुलेटर. तो याद है एक्यूमुलेटर का क्या करता है, इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द ऑपरेंड. ठीक है, एक ऑपरेंड हमेशा, जब कोई भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना होगा बेटा, तो एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर से आएगा, और उसका जो रिजल्ट है ऐड सब्ट्रैक्ट करने के जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी घूम करके फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है. तो उसके लिए इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर. एंड बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के लिए ही होते हैं. इसको ए रजिस्टर भी बोलते हैं, 8 बिट का होता है. ठीक है, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर है वो है ये एक्यूमुलेटर. वो हमको प्रोग्राम्स लिखते वक्त सबसे ज्यादा काम में आने वाला रजिस्टर है ये. ओके,
So let us see the description of it. Okay, so a register accumulator, it is 8-bit register, right? It is 8-bit programmable register. The user can read or write this register, मतलब हम उसमें इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं, उसके लिए उसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रजिस्टर. It has two special properties. दो special property है बेटा इसकी. It holds one of the operand during most of the arithmetic operation and it holds results of most of the arithmetic and logical operation. ये मैंने पहले ही बोला कि बहुत बार मैक्सिमम टाइम एक जो ऑपरेंड होता है वो यही देता है. ऑपरेंड मालूम है आप सबको, जैसे मैंने बोला add b, ठीक है, add b. तो ये एक इंस्ट्रक्शन है. ओके, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, नथिंग न्यू, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. ऐड बी, तो जैसे ही ऐड बी बोला ना बेटा, बी किससे ऐड होएगा यार, कुछ देना तो चाहिए. दूसरा कौन? तो दूसरा बाय डिफॉल्ट ए रजिस्टर होता है, ठीक है. तो बी ए के साथ ऐड होगा, ठीक है, और आंसर भी ए में स्टोर होगा. तो इनको क्या बोलते थे याद है क्या? ऑपरेंड्स. बेसिक लेक्चर में मैंने बताया ऑपरेंड्स, ठीक है. अब क्लियर हो रहा है. इट होल्ड्स वन ऑफ द ऑपरेंड्स, एक ऑपरेंड हमेशा ए से निकलेगा और रिजल्ट भी खुद ही ले लेगा. इट होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. वेरी सिंपल, आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है. नेक्स्ट इज टेम्पररी रजिस्टर विच इज ऑफ 8-bit, ठीक है. सो वेयर इज दिस टेम्पररी रजिस्टर? इट इज ऑल्सो नियर द, सी दिस, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये रहा अपना इधर टेम्पररी रजिस्टर. तो दूसरा इनपुट कहां से मिल रहा है? टेम्पररी रजिस्टर से. तो यहां से दूसरा इनपुट मिल रहा है, दूसरा ऑपरेंड मिल रहा है. बट बेटा इस पे अपना कंट्रोल नहीं है, इसको रीड नहीं कर सकते, खाली राइट कर सकते. देख रहे हो आप, एक ही एरो है, इधर बाई डायरेक्शनल एरो है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन दे भी सकते और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल या रीड भी कर सकते, चेक कर सकते कि एएलयू में क्या है. बट टेम्पररी रजिस्टर को भी ना हम लोग हमारे इंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, ठीक है. यहां से सपोज मैंने लिखा ऐड ए कॉमा बी या ऐड बी, तो ए और बी ऐड होएगा ना, तो बी यहां से आता है और आके इधर स्टोर होता है, अपने आप होता है ये, ठीक है. सो ये जो टेम्प रजिस्टर है इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं लेकिन इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकते. तो बी इधर आएगा, फिर ए और बी इस पे जाएगा, इधर ऐड होगा और यहां से आंसर ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है. so this is called as temporary register. Okay, so temper register, it is 8-bit register. It is used by microprocessor, खुद यूज करता है. For storing one of the operands during an operation, the programmer has no access to this register. तो हम एज अ प्रोग्रामर इस पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. मैं ऐसा नहीं लिख सकता add temp, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है. टेम्पररी रजिस्टर को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, और फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसमें दूसरा ऑपरेंड अपने आप आके स्टोर होता है, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में पूछते ही है. फ्लैग रजिस्टर या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है. तो फ्लैग रजिस्टर का जरा हम लोग पोजीशन देखते हैं. yes, where was this flag register exactly located? Okay, यहाँ पे था. ओके, और फ्लैग रजिस्टर को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर हमको, जब हम दो नंबर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ कैरी वगैरह जनरेट होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जनरेट होता है. ओके, जरा देखेंगे, अगर एक दो स्लाइड इधर हमने लिखा रहेगा या फिर मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ, ठीक है. सो लेट अस डू इट हियर. तो सपोज दैट हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 10101100. ओके, वी आर एडिंग इट विथ 11001011. ओके, सो आपको रूल्स याद रहेगा, 1 + 1 इज 0 कैरी 1 and 1 + 1 + 1 is 1 carry 1.
ओके, ये रूल्स था जो आपको याद रखना है। बाकी सब में नॉर्मल एडिशन होता है। ये दो केसेस खाली याद रखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ओके, ये 4 बिट जो है ना राइट साइड के, इसको हम लोअर निबल बोलते हैं, लोअर निबल। और ये 4 को हम हायर निबल बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका एडिशन। 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. Now this is important. 1 plus 1 is 0 carry 1. Okay, next 1 plus 0 is 1. ये तो 0 ही है। 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 is also 1. Last 1 plus 1 is 0 carry 1. ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्लियरली दो जगह पे कैरीज आया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग फाइनल कैरी या सिर्फ कैरी बोलते हैं। ओके, फाइनल कैरी या सिर्फ कैरी बोलते हैं। और ये जो लोअर निबल से हायर निबल में जो कैरी आया, इस पोजीशन पे जो कैरी आ रहा है, इसको हम लोग ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो लोअर निबल मतलब ये 4 बिट, हायर निबल मतलब ये 4 बिट। तो इफ वी गेट अ कैरी फ्रॉम लोअर निबल टू हायर निबल, दिस पोजीशन इट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी कैरी। आपके माइंड में डाउट होएगा, सर इधर अगर कैरी आया कहीं पे तो ये सब को कुछ नाम नहीं दिया है बेटा। दीज आर नॉर्मल कैरीज, इसको कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। बट हाँ, इस इन दोनों का इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए इसका नाम है ऑक्सिलरी कैरी, और ये हमारा इन जनरल फाइनल कैरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो लेट अस स्टडी द फ्लैग रजिस्टर्स। हाँ, तो फ्लैग रजिस्टर कहाँ होता है? जैसे हमने देखा, फ्लैग रजिस्टर यहाँ होता है। एंड कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे कैरी तैयार हुआ, ऑक्सिलरी कैरी तैयार हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीजें कहाँ स्टोर होती है? फ्लैग रजिस्टर में। ये 8 बिट का होता है। इसमें वैल्यूज ALU अपडेट करता है, और इसको भी हम रीड राइट कर सकते हैं। सीधे डबल एरो है, मतलब ये हमारे लिए एक्सेसिबल है। हम इसमें इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द थियोरी पार्ट ऑफ दिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, 3 to 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये फॉर्मेट याद रखना है आपको फ्लैग रजिस्टर का। सो डी 8 बिट का है स्टूडेंट्स, देखो क्लियरली इट इज 8 बिट, है ना। D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D स्टैंड्स फॉर डेटा। ओके, सो उसमें सबसे राइट साइड में CY मतलब कैरी फ्लैग, ठीक है। तो ये जो कैरी आया था, देखो फाइनल कैरी आया था, वो यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने जो एग्जांपल देखा, उसमें एक कैरी तैयार हुआ था, तो ये 1 हो जाएगा। ऑक्सिलरी कैरी तैयार हुआ था, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये पोजीशन पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये 2-3 पोजीशन कोई काम के नहीं है। अब डिस्कशन खाली इस पे करना है। P मतलब पैरिटी फ्लैग, Z मतलब जीरो फ्लैग, एंड S मतलब साइन फ्लैग, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते साइन फ्लैग से। सो इट इज सेट मतलब वो 1 हो जाता है व्हेन MSB ऑफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, ठीक है। मतलब MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो कोई भी नंबर रहता है ना स्टूडेंट, जैसे 10101101, इसमें ये जो नंबर होता है, ये इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो रहता है, इसको बोलते हैं LSB, लो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये है। तो अगर सपोज कोई नंबर है विच इज अ साइंड नंबर, देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, साइंड एंड अनसाइंड। साइंड नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो साइन नंबर्स मतलब जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 है, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। और अगर यहाँ पे 0 है, MSB पे 0 है, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है।
तो अगर ये 1 रहेगा ना तो यही 1 यहाँ कॉपी हो जाएगा एंड दैट इंडिकेट्स दैट द नंबर इज नेगेटिव। अगर यहाँ 0 है तो यहीं पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, ये किसकी बात करें बेटा, ये रिजल्ट है। जैसे हम लोग सपोज सबट्रैक्ट बी कर रहे हैं, तो सबट्रैक्ट बी में क्या होएगा, a माइनस बी होगा एंड आंसर विल बी स्टोर्ड इन ए। यस, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, सबट्रैक्ट बी किया तो बाय डिफॉल्ट a माइनस बी होगा और रिजल्ट a में स्टोर होगा। ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, ये प्रोसेस हो रहा है ALU में। जरा याद करो, ये ALU है। देखो ये ALU में, तो ALU ने ये आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये रिजल्ट, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट है अपना 10101101। ठीक है, तो अगर रिजल्ट, देखो रिजल्ट क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, यस, तो यहाँ पे 0 रहेगा और वही 0 इधर चिपका देगा वो, कौन, ALU, क्योंकि इसके ऊपर ही फ्लैग रजिस्टर होता है ना। तो फ्लैग, ये क्या करेगा, फ्लैग को बोलेगा कि यहाँ 0 डाल देने के लिए, अगर पॉजिटिव नंबर है तो। और अगर नेगेटिव नंबर है तो ये ALU फ्लैग को बोलेगा, अरे नहीं नहीं 0 नहीं 1 डाल। ठीक है, सिंपल। फिर से रीड करते, इट इज सेट 1 व्हेन द MSB ऑफ द रिजल्ट इज 1, दैट इज द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इट इज रीसेट, मतलब 0 डाल दिया जाता है यहाँ पे, कब, व्हेन MSB ऑफ द रिजल्ट इज 0, दैट इज द रिजल्ट इज पॉजिटिव। वेरी सिंपल। इन शॉर्ट, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा तो साइन फ्लैग में 0 स्टोर होता है और नेगेटिव रिजल्ट रहेगा तो साइन फ्लैग में 1 स्टोर होता है। हो गया। ओके, नेक्स्ट इज जीरो फ्लैग। तो सबट्रैक्ट बी किया है फॉर एग्जांपल, यस, तो ए और, इन केस बाय चांस ए और बी का वैल्यू सेम है, सपोज ए में भी 25 है एंड बी में भी 25 है, यस, तो बेटा कॉमन सेंस है कि 25 माइनस 25 विल गिव अस अ बिग 0। यस, तो इसका मतलब अपना जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हो गया 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्या हो गया, 0। तो जब भी रिजल्ट 0 होता है तो ये जो 0 फ्लैग है ना, ये 0 फ्लैग है ना, चमक जाता है बेटा, चमक जाता है का मतलब 1 हो जाता है। ये क्या बताता है 0 फ्लैग, ये सपोज इस पे एक एलईडी था, लाइट एमिटिंग डायोड, एक लाइट लगाया है इस पे, तो बेटा जैसे रिजल्ट 0 होएगा ना तो ये लाइट जल जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा लाइट। तो ये लाइट चालू होएगा मतलब ये चमक जाएगा, 1 आ जाएगा इस पे। आ रहा है समझ में? ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसके लिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूं। तो 0 फ्लैग क्या होता है, 0 फ्लैग हो जाता है 1 कब, जब रिजल्ट 0 है। जब कोई भी, जब हम लोग ऐसा कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका आंसर 0 आ रहा है, तो उस सिचुएशन में 0 फ्लैग सेट हो जाता है, चमक जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, और अगर सपोज पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये क्या होएगा, ये बंद रहेगा, फिर ये क्यों चमकेगा फिर, क्योंकि ये तो इंडिकेट करने के काम में आ रहा है कि आंसर 0 है करके। ठीक है, तो देखो 0 फ्लैग क्या करता है, इट इज सेट टू 1 व्हेन द रिजल्ट इज 0, इट इज सेट टू 1 व्हेन द रिजल्ट इज 0 एंड इट इज रीसेट, दैट इज 0 व्हेन द रिजल्ट इज नॉट 0, मतलब रिजल्ट अगर नॉट 0 रहेगा तब तक वो 0 रहेगा, चमकेगा नहीं। कब चमकेगा, बताने के लिए, अरे आंसर 0 आया करके, तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। तो ये दोनों फ्लैग हो चुके बेटा, ये हो गया, ये हो गया। अब ऑक्सिलरी कैरी हो चुका है, रीड करना है बाकी है, तो रीड करते हैं। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इट इज सेट टू 1 व्हेन एन ऑक्सिलरी कैरी और बोरो इज जनरेटेड, इट इज रीसेट व्हेन नो सच कैरी इज जनरेटेड। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, इट इज अ कैरी जनरेटेड बिटवीन द लोअर निबल एंड हायर निबल फॉर एन 8 बिट ऑपरेशन। तो 8 बिट का ऑपरेशन होता है, 8 बिट एडिशन होता है, तो लोअर निबल से हायर निबल में, 4 बिट को निबल बोलते हैं बेटा, लोअर निबल से हायर निबल में कोई भी कैरी आया उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो अगर ऐसा कैरी आया तो ये 1 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज पैरिटी फ्लैग। ओके, पैरिटी फ्लैग यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये अपना पैरिटी फ्लैग है, अब इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। ओके,
सो पैरिटी फ्लैग है ना, ये एक्चुअली एरर चेक करने के काम में आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि सपोज ये हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सेंड किया है एक जगह से दूसरे जगह पे, ओके। कौन सा इंफॉर्मेशन सेंड किया है? 10101100, ठीक है। तो पैरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कितने वन है इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ वंस है। तो कितने वन है गिनते? 1 2 3 4, राइट। तो इसको बोलते हैं इवन पैरिटी, क्योंकि फोर क्या है? इवन नंबर है। तो ये डिवाइस वन, ये क्या है? डिवाइस वन, ये डिवाइस टू को जब, यस, डिवाइस टू को जब ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो ये साथ में उसको क्या बोलेगा कि इवन पैरिटी है, उसको एक इंफॉर्मेशन और देगा, इवन पैरिटी है। समझ रहा है? जब ये नंबर इधर आ जाएगा तो ये वाला डिवाइस ना नंबर ऑफ वंस को गिनेगा और उसको क्या दिखेगा? नंबर ऑफ वंस 4 है, और ये भाई साहब ने भी बोला था इवन पैरिटी है, इसका मतलब डेटा सही आया है, ओके। तो it is used to just check whether the data received is proper or not, okay। एक बार फिर बताता हूं, ये डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जब डेटा भेजता है तो उस वक्त पे पैरिटी का इंपॉर्टेंस होता है। तो सपोज दैट इधर कितने वंस है? 4 1 है। अब वो 4 1 मतलब इवन नंबर है ना, 4 मीन्स इवन नंबर। तो ये एक एडिशनल डेटा भेजेगा कि भाई इवन पैरिटी के साथ में मैंने डेटा भेजा है। जब ये डेटा इधर आ जाएगा तो ये भी भाई साहब क्या करेगा? ये वन को गिनते बैठेगा और उसको मालूम पड़ेगा 4 1 आए हैं। तो 4 1 मतलब 4 इज इवन, और इस भाई साहब ने इवन ही बोला था, तो करेक्ट है, जो डेटा है सही है। लेकिन अगर सपोज कुछ गड़बड़ हो गया, इधर भी एक वन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब हमने सेंड नहीं किया है, उसको मिल गया वो, ओके। कुछ, जस्ट अ मिनट, इसको मिल गया 10101101, अरे हमने ये भेजा, उसको मिला ये। तो अब ये भाई साहब ने वन गिना, कितने वन आए? 5। और फिर बोले, सोचेगा अरे नहीं, उसने तो इवन पैरिटी बोला था, ये तो ऑड पैरिटी आ रहा है। तो उसको समझेगा अरे कुछ तो गड़बड़ है, यस कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फिर से इसको बोलेगा नहीं भाई तेरा कुछ तो प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गया है, बराबर इंफॉर्मेशन नहीं आया, फिर से भेज। सो बेटा इसको बोलते हैं एरर करेक्शन, एरर चेकिंग। बट ये बहुत लो लेवल का है, ओके। ऐसे जब आप इंजीनियरिंग को जाओगे तो ऐसे एरर चेक करने के बहुत सारे दूसरे मेथड भी मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना डीप स्टडी है ही नहीं हमको। बहुत ही सिंपल है कि ये जो फ्लैग वन रहेगा अगर इवन पैरिटी है, और जीरो रहेगा अगर ऑड पैरिटी है। पैरिटी का मतलब नंबर ऑफ वंस इन द आंसर। तो याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, ओ ओ, जीरो, ओ, ठीक है। तो ये अगर सपोज आंसर में, फिलहाल देखो आंसर क्या था, यहाँ पे आंसर क्या था बेटा? गिनो, ये आंसर था ना, ठीक है। सबट्रैक्शन के बाद सपोज ये आंसर है, तो रिजल्ट में तो कितने वन है? 1 2 3 4 5, 5 वन है। 5 मतलब ऑड, ऑड मतलब इसमें क्या आएगा? जीरो। अब समझ में आ गया? तो अगर जो भी रिजल्ट तैयार होता है उसके हिसाब से पैरिटी फ्लैग चेंज हो जाता है, ओके। लास्ट इज कैरी। तो कैरी हमने सीखा था, फाइनली जो कैरी आ रहा है, लास्ट में एकदम कैरी आ रहा है, उसको कैरी बोलते हैं। इट इज सेट टू वन व्हेन कैरी और बोरो इज जनरेटेड फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड अगर ऐसा कुछ जनरेट नहीं हुआ तो वो क्या होगा? जीरो रह जाएगा, ओके। सो आई होप ये आंसर आप लिख के आ पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, इंटरप्ट्स। यार ये तो अपना हुआ हुआ है, यस। इंटरप्ट जरा देख लेते वापस, कहाँ पे था अपना इंटरप्ट का ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे था देखो इंटरप्ट अपना, इधर इंटरप्ट कंट्रोल, पूरा का पूरा इंटरप्ट यहाँ पे लिखा था, ओके। तो बेटा 5 हार्डवेयर इंटरप्ट थे, उसके बारे में जरा देखेंगे। ट्रैप, जिसको प्यार से RST 4.5 भी बुलाते हैं, फिर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट थे। और एक और सिग्नल था INTA बार, जो कि INTR का एक्नॉलेजमेंट सिग्नल था, ठीक है। तो एक बार आपको सिस्टम समझ में आ गया कहां पर है वो, यस। तो अब हम लोग आगे डिटेल में मैं इसको समझाता हूं।
Okay, so interrupt control of microprocessor 8085. 8085 accepts 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। ये चीज बेटा हम फीचर्स में ऑलरेडी कर चुके थे, और बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाले लेक्चर में भी हमने इसको बहुत डीप में स्टडी किया कि इंटरप्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो 8085 एक्सेप्ट 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स 8 होते हैं, कौन से? RST 0 से 7। RST 0 से 7 ऐसे 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। सो फिलहाल उसका डिटेलिंग की जरूरत नहीं, बस जो फीचर में लिखा था वही लिखा। इट इज नॉन मास्केबल एंड वेक्टर्ड। नॉन मास्केबल का मतलब क्या होता है? जो जो कि हाई प्रायोरिटी होते हैं उसको रुका नहीं सकते, जैसे ही आएगा उसको प्रोसेसर को उसको सर्विस देना पड़ेगा। और वेक्टर्ड का मतलब जो होता है किसी जिसका ISR एड्रेस पता है, एड्रेस इज नोन। ISR का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, सो ISR एड्रेस अगर पता होगा देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर्ड। ओके, अब हार्डवेयर इंटरप्ट में कौन से हैं? ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR। तो ये हमने फीचर्स में भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, बस मैंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है, ये नया है। ओके, तो ट्रैप भी क्या है? नॉन मास्केबल एंड वेक्टर्ड, सेम प्रॉपर्टी। ये क्या है ना, मास्केबल एंड वेक्टर्ड है। मास्केबल मतलब रोक सकते हैं, ये तीनों को हम लोग रोक सकते हैं कि जब प्रोसेसर सपोज बिजी है, खुद से प्रोसेसर बिजी है, आई एम द प्रोसेसर, यहां से इंटरप्ट आया, 6.5 वाला इंटरप्ट आया, तो मैं क्या करूंगा? उसको रुका दूंगा, भाई मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद तेरा काम करूंगा। तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? मास्केबल। तो ये तीनों क्या है? मास्केबल इंटरप्ट है। और साथ में वेक्टर्ड भी है। वेक्टर्ड होने का मतलब उनको प्रोसेसर को, मतलब मुझे इसका ISR एड्रेस पता है। ओके, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इंटरप्ट है। ठीक है, ये मास्केबल एंड नॉन वेक्टर्ड है, मतलब इसका ISR एड्रेस पता नहीं है। तो इसको समझाने के लिए ना स्टूडेंट्स, मैं जरा एक डायग्राम बनाता हूं। देखो, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये डिवाइस है। ठीक है, और ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वायर्स का कनेक्शन होता है। एक तो डेटा बस होता है, बस लिख देता हूं सिर्फ। ठीक है, अब ये डिवाइस ने क्या किया? इसको इंटरप्ट दिया। कौन सा इंटरप्ट दिया? INTR। क्या दिया? INTR वाला इंटरप्ट। अब प्रोसेसर को जैसे ये इंटरप्ट मिलेगा, प्रोसेसर है ना, उसका ISR एड्रेस ढूंढेगा। ISR एड्रेस के बिना इसको सर्विस नहीं दे सकते स्टूडेंट्स। ISR मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, ये क्या होता है? ये सपोज हमारा मेमोरी है प्रोसेसर का, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूं सब कुछ, फिर से बता रहा हूं। ये प्रोसेसर का स्टूडेंट्स मेमोरी है। अब जैसे ही इसने इसको इंटरप्ट दिया ना, प्रोसेसर को इसका काम करके देना है बेटा। यस, प्रोसेसर को ये इसने रिक्वेस्ट किया है इसको कुछ, तो प्रोसेसर को इसको हेल्प करना पड़ेगा, राइट? इसको सर्विस देना पड़ेगा। टेक्निकल वर्ड क्या है? सर्विस। सर्विस देना पड़ेगा। तो ये प्रोसेसर क्या करेगा कि ISR एड्रेस ढूंढेगा। ISR क्या होता है? कुछ नहीं, एक कोड होता है। ISR क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। ओके, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो ये खुश भाई साहब, मतलब इसका काम हो गया। ISR मींस इंटरप्ट सर्विस रूटीन। रूटीन का मतलब प्रोग्राम, सर्विस का मतलब मालूम है, इंटरप्ट मालूम है आपको क्या है। ठीक है, तो ये ISR क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो अगर एग्जीक्यूट हो गया, यस, तो वो इंटरप्ट को सर्विस कर देगा, मतलब इंटरप्ट का काम कंप्लीट कर देगा। तो इसके अंदर मेमोरी में क्या है बेटा? प्रोग्राम है। ये वाले सेक्शन में प्रोग्राम है, और इसका जो पहला एड्रेस होता है उसी को ISR एड्रेस बोलते हैं। उसी को ISR एड्रेस बोलते हैं। तो बेटा अगर ISR एड्रेस पता है तभी तो इसकी मदद हो सकती है। माइक्रो प्रोसेसर को ISR एड्रेस अगर मालूम है तभी तो इसकी मदद हो सकती है। ISR एड्रेस ही नहीं मालूम प्रोसेसर को, तो वो इसको हेल्प नहीं कर सकता। समझा? और फिलहाल ये जो INTR है, ये नॉन वेक्टर्ड है। नॉन वेक्टर्ड का मतलब
ISR address is not known to microprocessor, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को इसका ISR एड्रेस पता नहीं है। अब ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, क्योंकि हमको ISR, ये माइक्रो प्रोसेसर को इसका डिवाइस का ISR एड्रेस पता नहीं, तो ये इसको कैसे मदद करेगा? तो बेटा माइक्रो प्रोसेसर उसको क्या बोलेगा, चल जा यहाँ से, मैं तेरे को हेल्प नहीं कर सकता। यस, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ओके, तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि इसको डिवाइस से ही पूछेगा कि तेरा आईएसआर एड्रेस सेंड कर, ठीक है? तो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस से आईएसआर एड्रेस मिल जाने के बाद उसको बताएगा, ये बार मतलब एक्नॉलेज इंटरप्ट एक्नॉलेज। जैसे कि व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आता है स्टूडेंट्स, यस। अब देखते हो कि किसी को अपन ने मैसेज डाल दिया, ओके, तो मैसेज डालने के बाद क्या होता है, अगर हमको ब्लू टिक आ जाते तो मतलब सामने वाले ने रीड कर लिया वो मैसेज को, करेक्ट? तो इंटरप्ट एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? इंटरप्ट एक्नॉलेज मतलब क्या, वो जो ब्लू टिक, ठीक है, जैसे इसने ना इसको अपना आईएसआर एड्रेस भेज दिया, ये डेटा बस से जाता है बेटा, ये बस से, तो ये जो आईएसआर एड्रेस पता ही नहीं था, ये आईएसआर एड्रेस जो मालूम नहीं था, ये डिवाइस ने अपना आईएसआर एड्रेस ऐसा भेज दिया इसको, ये आईएसआर एड्रेस आ गया, देखो आईएसआर एड्रेस। अब जैसे आईएसआर एड्रेस आ गया है ना, तो ये भाई साहब इसको बताएगा, किससे बताएगा? आईएनटीए बार से, कि तेरा आईएसआर एड्रेस मिल चुका है, बार बार मत भेज, बार बार परेशान मत कर, तेरा काम कर रहा हूं करके, ऐसा बोलेगा। कैसे? ये सिग्नल से। अब समझ में आया? इतना स्टोरी क्यों समझाया? खाली इसके लिए, इंटरप्ट एक्नॉलेज क्या होता है, ठीक है? तो आई जस्ट एक्सप्लेन इट लास्ट टाइम। INTR ये इंटरप्ट नॉन वेक्टर्ड है, मतलब उसका आईएसआर एड्रेस पता नहीं है। तो इंटरप्ट जैसे INTR आएगा, ये डिवाइस ना अपना आईएसआर एड्रेस भी अलग से इसको भेजेगा। जैसे ये आईएसआर एड्रेस इसको मिल गया, प्रोसेसर उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि तेरा आईएसआर एड्रेस मेरे को मिल गया है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज INTA बार। ओके, तो देखो, सिंस इट इज अ नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, आईएसआर एड्रेस इज टेकन फ्रॉम द इंटरप्टिंग डिवाइस, इंटरप्टिंग डिवाइस ही आईएसआर एड्रेस भेजेगा। और INTA बार क्या है? इट इज एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल फॉर INTR ओनली, ये सिर्फ INTR के लिए स्पेशल सिग्नल है। दिस सिग्नल इज यूज्ड टू get the ISR from the external hardware in order to execute the interrupt service routine। हो गया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सीरियल बहुत ही इजी है, सीरियल कंट्रोलर यार, ये सबसे सिंपल यही ब्लॉक है अपना। सीरियल, सिड एंड सॉर्ड, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा, यहाँ पर है, यस। तो सीरियल कंट्रोल, ये दो पिन की बात करें, सीरियल इनपुट डेटा मतलब प्रोसेसर में बिट बाय बिट एक एक करके इंफॉर्मेशन अंदर आएगा, सीरियल आउटपुट डेटा प्रोसेसर से बिट बाय बिट एक एक नंबर बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है? सो देखते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, ओके, एंड ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये दोनों साथ में हो जाएगा। तो देखो, दिस ब्लॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा सीरियली टू एंड फ्रॉम द प्रोसेसर, ठीक है? तो बिट बाय बिट प्रोसेसर के अंदर आएगा, तो उसको बोलते हैं सीरियल इनपुट डेटा, बिट बाय बिट बाहर जाएगा एक एक करके, एक ही वायर, एक ही वायर से एक एक बिट बाहर जाएगा, तो सीरियल आउटपुट डेटा। देखो, माइक्रो प्रोसेसर रिसीव्स डेटा बिट बाय बिट थ्रू दिस लाइन, माइक्रोप्रोसेसर सेंड्स आउट डेटा बिट बाय बिट थ्रू दिस लाइन। हो गया, इतना ही है, ओके, सिंपल। नेक्स्ट इज ALU आल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यस, याद है, ऐसा शेप होता है, इसका दो इनपुट होता है, एक इनपुट टेम्पररी रजिस्टर से था, एक एक्यूमुलेटर में था, और इसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूमुलेटर में ही जाके स्टोर होता है, आंसर वैसे डेटा बस पे एंड होता है, ठीक है? तो देखो, 8085 has an 8-bit ALU. It performs 8-bit operations like addition and subtraction. It also performs logical operations like AND or XOR NOT. ये सब भी काम कर सकता है वो, ठीक है? It takes input from the accumulator and the temp register. इसका जो input है ALU का, वो temp और accumulator से होता है। The output of most of the ALU operation is stored back inside the accumulator.
ओके, तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कर रहा है, तो इसका जो भी आउटपुट है ये भी किधर जाके स्टोर होता है स्टूडेंट्स, ए में ही जाके स्टोर होता है। हो गया, दोनों बहुत ही इजी ब्लॉक्स है। ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये कहा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर was here. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर, मशीन साइकिल एनकोडर। तो बेटा जरा याद करो, सबसे पहला डेफिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर इज अ डिवाइस विच परफॉर्म्स थ्री बेसिक ऑपरेशन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे इस सब्जेक्ट का बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वाले लेक्चर में मैंने सबसे पहले बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी which performs three basic operation, fetch, decode, execute। fetch मतलब क्या था, मेमोरी से इंफॉर्मेशन अंदर आएगा उसको बोलते हैं फेच, फिर उसको डिकोड करते हैं, वो जो इंफॉर्मेशन है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज मतलब वंस और जीरोस में कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। और फिर ई मतलब एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वही चीज इधर हो रही है, ये जो मेमोरी से है ना, मेमोरी बाहर होगी, मैंने बहुत बार बोला है प्रोसेसर के बाहर मेमोरी होता है, तो मेमोरी से जो भी कोड आएगा बेटा वो पहले फेच होगा, तो ये फेच हो गया, देखो फेच होके यहाँ स्टोर होएगा। ठीक है, फेच होके यहाँ स्टोर हो गया। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद वो डिकोड होगा, वन और जीरो में कन्वर्ट होगा, तो वो इधर आएगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होएगा। और फिर एग्जीक्यूट करने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, बेटा कंट्रोल यूनिट ब्रेन है, देखो आपको मैंने लास्ट में बोला था सबको कनेक्ट कर दो, यही मेन है, यही इसी से सब एग्जीक्यूशन होता है। तो बाद में एग्जीक्यूशन कौन करके देगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यही बचा है अपना लास्ट ओके डिस्कशन के लिए। ओके, सो कमिंग बैक, ऑलमोस्ट होने को आया, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। सबसे मेन और सबसे जरा डिफिकल्ट चैप्टर है ये बेटा। So instruction register, the 8085 places the content of program counter onto the address bus and fetches the instruction. This fetched instruction is stored into the instruction register। तो ये क्या बोल रहे हैं, आप याद करो प्रोग्राम काउंटर को जरा। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एड्रेस भेज देता है इंस्ट्रक्शन का, सपोज 1010। अब 1010 ये मेमोरी है, लेट मी ड्रॉ इट फ्रेश हियर, एक न्यू पेज पे बताता हूँ, देखो ये प्रोग्राम काउंटर, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ बेटा क्योंकि पिछले डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम। ये 8 बिट डेटा बस और ये मेमोरी। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो बताता है अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम काउंटर ने भेजा 1010 का एड्रेस। अब ये 1010 एड्रेस पे सपोज लिखा है ऐड बी, ठीक है, मेमोरी में। अब ये ऐड बी यहां से इधर जाएगा डेटा बस, और यहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये डिकोडर, और ये अपना टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। याद है स्ट्रक्चर। तो देखो प्रोग्राम काउंटर ने बताया कि कौन सा इंस्ट्रक्शन लाना है, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से मेमोरी से आया प्रोसेसर के अंदर, किसके थ्रू, डेटा बस से, डेटा बस से आया यहाँ पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं फेच। अब आके इधर रुकेगा, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इसका डिकोड होगा ये, क्योंकि ये जो आया था वो तो ऐसा दिख रहा था ऐड बी, अब ऐड बी तो प्रोसेसर के पल्ले पड़ेगा नहीं, तो क्या होगा, वो डिकोड होगा, डिकोड होएगा 10101100 कुछ तो बनेगा नंबर, वो नंबर जाएगा कंट्रोल यूनिट में, और ये उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब समझ में आ गया, यस, ये प्रोसेस है देखो, तो ये वही लिखा है इधर, दिखते हैं 8085 places the content of
प्रोग्राम काउंटर onto the address bus and fetches the instruction. अब इंस्ट्रक्शन अंदर आ गया, मेमोरी से अंदर आ गया. This fetched instruction is stored in instruction register. The fetched instruction from the instruction register enters the instruction decoder. Here the instruction is decoded and the decoded information is given to timing and control circuit where the instruction is executed. हो गया. Okay. अब सबसे बड़ा मॉड्यूल देखना है अपने को, विच इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. इजी है बहुत, इतना टफ कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट ये कहाँ पे है जरा वो देख लेते हैं लास्ट. देखो ये है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट. ठीक है, अब देखो इसमें कितने सारे पिंस लगाए हुए हैं. ओके, गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो ये 16 पिन का स्टडी बचा है, बाकी पूरा हो चुका है अपना, खाली ये 16 पिन का स्टडीज बचा है. ठीक है, तो जरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक एक करके रीड कर लेंगे. देखो, +5 वोल्ट ग्राउंड, इससे सप्लाई आएगा. एक तो 5 वोल्ट और एक 2 वायर तो लगते हैं ना बेटा सप्लाई के लिए. 5 वोल्ट और ग्राउंड, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट. ठीक है, X1 X2 पे क्रिस्टल कनेक्ट किया था. ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने 2-3 बार बताया था कि यहाँ पे एक क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं. वो क्रिस्टल के वाइब्रेशन से क्या होता है, अंदर एक क्लॉक जनरेट होता है. क्लॉक मतलब ये, इसको क्लॉक बोलते हैं. ये क्लॉक जनरेट होता है. ये क्लॉक क्लॉकआउट से बाहर चले जाता है और बाकी के जो इसके दोस्त है, प्रोसेसर के आजू बाजू के जो डिवाइसेस है, वो सब साथ में चलने चाहिए एक ही स्पीड से. तो ये जो क्लॉकआउट है वो बाजू के डिवाइसेस को कनेक्ट हो जाता है ताकि सबके सब सिंक्रोनाइजेशन में चले, एक साथ चले. तो इतना हो गया. ये क्रिस्टल से क्लॉक तैयार होता है और वो क्लॉक बाहर निकल जाता है. बाहर निकल के आजू बाजू के जो डिवाइसेस है उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं बेटा. आउटसाइड डिवाइसेस को पेरिफेरल्स बोलते हैं. फ्रेंड्स को, प्रोसेसर के साथ में और भी 2-3 डिवाइसेस सब काम करते हैं साथ में, तो उनको ये क्लॉकआउट कनेक्टेड रहता है ताकि सबके सब एक ही स्पीड से चले. नेक्स्ट इज रीसेट इन बार. जैसे हम कोई भी हमारे कंप्यूटर पे सीपीयू पे एक बटन होता है रीसेट. रीसेट करने से वो पूरा का पूरा प्रोसेसर फिर से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये रीसेट इन बार क्या है, ये सिग्नल जैसे ही दिया ना तो पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा एंड प्रोग्राम काउंटर ना 0000 से स्टार्ट होएगा. मतलब एकदम स्टार्ट से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होएगा पूरा. ठीक है, रीसेट आउट. ऑब्वियस है बेटा, मेरे साथ में जो 4 मेरे फ्रेंड्स कनेक्टेड थे जिनको मैंने अभी क्लॉक दिया था, उनको मैं रीसेट सिग्नल भी दूंगा, क्योंकि मैं अगर रीसेट हुआ तो ये 4 भी रीसेट होने चाहिए, नहीं तो हमारा तालमेल निकल जाएगा पूरा. ठीक है, तो ये रीसेट आउट जो है वो भी आजू बाजू के डिवाइसेस को कनेक्टेड रहता है. तो अपन एक काम करते, ये इतना रीड कर लेते हैं अभी. ठीक है, इतना जो हमने किया है उसको जरा रीड आउट कर लेते हैं. तो देखो, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इसमें पहला है X1 एंड X2. तो these pins provide the clock input to the microprocessor. Clock is provided from a crystal oscillator. तो एक क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है, उससे क्लॉक सिग्नल तैयार होता है. क्लॉक आउट ये आजू बाजू के डिवाइसेस को कनेक्टेड रहेगा. The 8085 provides the clock input to all other peripherals through the clock out pins. This takes care of synchronizing all peripherals with 8085 ताकि सबके सब एक ही स्पीड से चले. रीसेट इन बार, ये बार मतलब एक्टिव लो. एक्टिव लो मतलब इस पे जब 0 देंगे तब वो रीसेट होएगा, 0 पे रीसेट होएगा. ठीक है, तो दिस इज एक्टिव लो सिग्नल एक्टिवेटेड व्हेन द मैनुअल रीसेट सिग्नल इज अप्लाइड टू द प्रोसेसर. हम मैनुअली उसको रीसेट करेंगे. तो दिस सिग्नल रीसेट द प्रोसेसर. ऑन रीसेट प्रोग्राम काउंटर कंटेन 0000. प्रोग्राम काउंटर एकदम 0 हो जाता है, फुल 0 से स्टार्ट होता है. Hence the reset vector address of 8085 is 0000H. इसको एक नाम दिया है, रीसेट वेक्टर एड्रेस. ठीक है, वो क्या है, 0000H. मतलब प्रोसेसर जब स्टार्ट होएगा तो किससे स्टार्ट होएगा, ऑल 0 से. ठीक है, 0000H फॉर हेक्साडेसिमल. ठीक है, अगर मैं रीसेट हो गया तो मेरे आजू बाजू वाले भी रीसेट होने चाहिए. तो रीसेट आउट, दिस सिग्नल इज कनेक्टेड टू द रीसेट इनपुट ऑफ ऑल द अदर पेरिफेरल्स. इट इज यूज्ड टू रीसेट द पेरिफेरल्स वंस द माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट. मैं रीसेट हुआ तो बाकी के रीसेट होंगे, ऐसे अचानक से वो रीसेट नहीं होंगे.
तो मेरे रीसेट पे जब 0 आएगा तो बाकी के सब भी रीसेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इज रेडी ALE एड्रेस लैच एनेबल। ओके, आई ओके, तो पहले इतना देखते हैं रेडी सिग्नल। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये रेडी सिग्नल है, तो अभी हम ये रेडी सिग्नल देख रहे हैं और ये ALE का पहले स्टडी करेंगे। ये दो चीज देखते हैं, रेडी एंड ALE। ओके, तो रेडी सिग्नल क्या था, मैं प्रोसेसर हूं और मेरे साथ ना एक स्लो डिवाइस कनेक्टेड है। ओके, ये देखो, मैं माइक्रो प्रोसेसर और ये एक स्लो डिवाइस है। ट्यूबलाइट बोलते हैं ना बेटा, धीरे से चलता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। डिवाइस लिख देता हूँ, स्लो डिवाइस या पेरिफेरल। ओके, तो प्रोसेसर ने क्या किया, इसको है ना डेटा दे रहा है, काम करने को बोल रहा है, इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये है भाई साहब स्लो। ठीक है, तो स्लो डिवाइस के साथ काम करने के लिए ना एक सिग्नल है रेडी। ठीक है, सपोज कि प्रोसेसर ने इसको डेटा दे दिया और ये काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो ये रेडी पे 0 डाल देगा कि मैं रेडी नहीं हूं और मत दे मेरे को, पहले मेरा काम हो जाए फिर दे कुछ तो भी आगे का। तो प्रोसेसर है ना रुक जाएगा एक बार के लिए, आगे का डेटा नहीं देगा, वेट करेगा। प्रोसेसर क्या करेगा स्टूडेंट्स, वेट करेगा। ठीक है, और जैसे ये जो डिवाइस है रेडी हो जाएगा ना, तो ये खुद से उसको बता देगा मैं रेडी हो चुका हूँ, 1 डाल देगा, रेडी पे 1 आ जाएगा। जैसे ही रेडी पे 1 आएगा ना, प्रोसेसर आगे का काम देगा, आगे का इंफॉर्मेशन उसको देगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यस, ये दोनों बाई डायरेक्शनल काम भी हो सकता है। ठीक है, तो बस सिंपल है, एक एक दो लाइन ही लिखना है अपने को रेडी सिग्नल पे। नेक्स्ट इज ALE। ALE एड्रेस लैच एनेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ना स्टूडेंट्स, ये यहाँ से चालू हो रहा है। आपको याद है एड्रेस और डेटा बस मिक्स किए थे हमने, AD0 से AD7। तो प्रोसेसर में ये देखो, एक तो ये AD0 से AD7 है, ये A8 to A15, इसका टेंशन नहीं है, लेकिन ये दो मिक्स है बेटा। तो ये मिक्स है ना, तो बाहर जाके उनको अलग करना पड़ता है अपने को, तो उसके लिए ये ALE काम में आता है। तो ALE क्या बताता है कि AD0 to AD7, अगर ALE 1 है ना, तो ये यहाँ पे एड्रेस जा रहा है A0 to A7। AD0 से AD7 ये कंबाइंड पिंस होती है, उस पे थोड़े टाइम के लिए एड्रेस जाता है, थोड़े टाइम के लिए डेटा जाता है। तो वो कौन बताता है कि एड्रेस जा रहा है कि डेटा जा रहा है, ALE बताता है। ALE पे 1 रहेगा, इसका मतलब ये जो पिंस है उस पे एड्रेस जा रहा है, और अगर ALE पे 0 है मतलब ये पिंस पे डेटा जा रहा है, D0 to D7 डेटा जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, ये दो पिंस अभी स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Ready? This is an active high input. It is used to synchronize MIUI with slower peripherals, slower devices, जो बहुत स्लो रहते हैं डिवाइसेस, उनके साथ कनेक्ट करने के काम में आता है। द माइक्रो प्रोसेसर सैंपल्स द रेडी इनपुट, मतलब मैं सपोज प्रोसेसर हूँ, तो मेरे को जो रेडी सिग्नल आया मैं उस पर ध्यान दूंगा। अगर रेडी पे 0 है तो मैं आगे का इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर रेडी पे 1 है तो ही मैं उसको आगे का इंफॉर्मेशन दूंगा। तो देखो, इफ इट फाउंड्स इट लो मतलब 0 है, माइक्रो प्रोसेसर वेट्स टिल इट फाइंड्स द रेडी पिन हाई, जब तक 1 नहीं होता तब तक वो रुकता है। Hence the microprocessor remains in the wait state until the ready pin becomes high। जब तक वो हाई नहीं होता, 1 नहीं हो जाता, तब तक माइक्रोप्रोसेसर वेट करेगा, उसके बाद ही उसको काम देगा आगे का। एड्रेस लैच एनेबल, ये सिंपल है, ये बताता है कि AD0 to AD7 पे एड्रेस जा रहा है कि डेटा जा रहा है। 1 रहेगा तो एड्रेस जा रहा है, 0 रहेगा तो डेटा जा रहा है। दिस सिग्नल इज यूज्ड टू लैच द एड्रेस फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस व्हेन द बस कंटेन्स एड्रेस ALE इज हाई एल्स इट इज लो, मतलब जब डेटा रहेगा तब वो लो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज IO स्लैश M बार, रीड बार, राइट बार एंड स्टेटस पिंस। ओके,
सो ये टेबल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, IO/M बार, रीड बार एंड राइट बार। ओके, तो स्टूडेंट्स IO/M बार, तो जब जीरो रहेगा मतलब मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है, तो जीरो पे मैं इधर लिख रहा हूं मेमोरी, दोनों तरफ मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है। और इस पिन पे वन है अगर, मतलब आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है, इधर आईओ लिख देता हूं, आईओ ऑपरेशन हो रहा है, इनपुट आउटपुट। ओके, अब 01100110, जैसे दिख रहा है इधर जीरो, ये एक्टिव लो है, एक्टिव लो मतलब जीरो पे एक्टिव होएगा, वन पे इनएक्टिव। तो जीरो किस पे बेटा, रीड पे है, तो रीड ऑपरेशन हो रहा है, मतलब मेमोरी के साथ रीड हो रहा है, मेमोरी रीड। और यहाँ पे जीरो है मतलब मेमोरी के साथ राइट हो रहा है। अगर यहाँ पे जीरो है तो रीड ऑपरेशन हो रहा है, और राइट पे जीरो है तो आईओ के साथ राइट ऑपरेशन हो रहा है। सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में काम में आता है। इन शॉर्ट ये सब तीनों मेमोरी को जाके कनेक्टेड होता है, मेमोरी एंड आईओ को। ओके, तो देखो, दिस सिग्नल इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन आईओ एंड अ मेमोरी ऑपरेशन। व्हेन दिस सिग्नल इज हाई, आईओ ऑपरेशन हो रहा है, एल्स इट इज मेमोरी ऑपरेशन। ओके, this signal is active low signal used to indicate a read operation, this is used to indicate a write operation, and S1 S0 status pin, status बताता है प्रोसेसर का। ठीक है, तो अगर S1 S0 पे 00 है मतलब आइडल, मतलब प्रोसेसर कुछ काम नहीं कर रहा। 01 पे प्रोसेसर राइट ऑपरेशन कर रहा है, राइट मतलब बाहर वैल्यू को मेमोरी में डाल रहा है। 10 मतलब रीड कर रहा है, मेमोरी से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले रहा है। एंड 11 का मतलब फेच ऑपरेशन, ऑपकोड फेच कर रहा है। ठीक है, ऑपकोड मतलब मूव ए कॉमा बी, तो इसको ऑपकोड बोलते हैं। तो जब ऑपकोड फेच कर रहा रहेगा ना तो उसको 11 बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा और डिटेल में बताना पड़ेगा, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने बोला था ये थोड़ा डीप है स्टडी, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज कैसे काम में आता है स्टूडेंट्स, ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये एक पेरिफेरल, अलग से एक डिवाइस है। ठीक है, या फिर बेटर एक ये मेमोरी है। ओके, और ये डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं इसको, डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, तो मेमोरी किसके साथ कनेक्टेड रहता है बेटा, प्रोसेसर के साथ। ये दोनों हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अब सीन ऐसा है कि ये एक्सटर्नल डिवाइस है ना, इसको मेमोरी के साथ में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ तो मेमोरी के साथ कनेक्ट होना है। तो एक्सटर्नल डिवाइस मेमोरी के साथ डायरेक्टली तो कनेक्ट हो नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेमोरी किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोसेसर के साथ। अब मैं प्रोसेसर, मेमोरी मेरा, राइट, तो मैं उसको यूज करूंगा हर बार, मैं क्यों दूसरे के साथ उसको शेयर करूंगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है ना, इसको मेमोरी की जरूरत है। तो दो तरीके से हो सकता है, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को मेमोरी से ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब प्रोसेसर क्या करेगा कि खुद का काम कंप्लीट करेगा, ठीक है, और फिर इसमें से इंफॉर्मेशन लेगा और इसको देगा। ठीक है, अब इसको सपोज और मेमोरी चाहिए, तो हर बार प्रोसेसर को वो रिक्वेस्ट करेगा, तो प्रोसेसर चिढ़ जाएगा, अरे यार तेरा ही काम करते बैठो कि मैं मेरा काम करूंगा।
तो प्रोसेसर उसको भाव नहीं देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ इजियर मैनर, ठीक है। तो प्रोसेसर का काम अटकेगा ना बेटा, हर बार ये इसको बोल रहा है कि मेरे को चाहिए, क्यों ना ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट कर सके हम। अगर ऐसा कुछ मेथड है कि इससे इसको डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, प्रोसेसर स्किप हो जाए बीच में। देखो स्किप तो नहीं कर सकते भाई, यही मेन है। इसका परमिशन ले सकते हैं हम। आ रहा है समझ में? तो ध्यान से सुनना, ये कैसे वर्क होएगा अभी देखो, यहां से ये लाइन हटा देता हूं मैं। ये जो एक्सटर्नल डिवाइस है ना, ये डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजेगा। यस, ये रिक्वेस्ट भेजेगा इसको। और डीएमए ना इसका फ्रेंड है, माइक्रो प्रोसेसर का है ना, डीएमए फ्रेंड है। तो ये इसको बोलेगा, अरे प्रोसेसर तेरा फ्रेंड है यार, मेरे को थोड़ा काम है मेमोरी से, प्रोसेसर को जरा रिक्वेस्ट करना कि मेरे को जरा कनेक्ट करने के लिए। तो ये डीएमए क्या करेगा, इसको होल्ड सिग्नल देगा। कौन सा सिग्नल देगा? होल्ड। जैसे ही होल्ड सिग्नल आया प्रोसेसर को समझेगा कि किसी को तो मेरा मेमोरी चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो प्रोसेसर क्या करेगा, अपना अर्जेंट का काम कंप्लीट करेगा और सिस्टम बस ना रिलीज कर देगा। रिलीज कर देगा मतलब छोड़ देगा इसको। क्या करेगा सिस्टम, ये टेक्निकल वर्ड्स है बेटा, सिस्टम बस रिलीज कर देगा, छोड़ देगा भैया, ठीक है। और साथ में इसको एक एक्नॉलेजमेंट, ये होल्ड पे वन है, इसको एच एल डी ए मतलब एक्नॉलेज भी करेगा कि मैंने मेरा मेमोरी को रिलीज कर दिया है, जिसको भी चाहिए अभी मेमोरी से कनेक्ट हो जाओ और अपना काम कर लो। तो बेटा ये जो है ना, ये मौके का फायदा उठाएगा और मेमोरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आई होप समझ में आ रहा है। अब जो मेमोरी से लेना है देना है वो फटाफट कर लेगा। यस एवरीवन। और फिर इसको बोल देगा कि मेरा काम हो गया। जैसे ये इसको बोलेगा, ये फिर से होल्ड पे जीरो डाल देगा। जैसे ही होल्ड पे जीरो डाल देगा तो प्रोसेसर को समझ जाएगा कि मेमोरी से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का प्रोसेस खत्म हो चुका है और ये बस ये जो मेमोरी है फिर से कनेक्ट हो गया यूपी के साथ। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ओके, so let us try to read this and understand. The hold and hold acknowledgement signals are used for direct memory access. The DMA controller issues the hold signal to the MUPI. ये देखो, ये DMA ने क्या किया, होल्ड सिग्नल म्यूपी को दिया। आगे क्या किया, फिर प्रोसेसर ने क्या किया, इन रिस्पॉन्स प्रोसेसर रिलीजेस द सिस्टम बस, खुद का बस छोड़ देता है। आफ्टर रिलीजिंग द सिस्टम बस, म्यूपी एक्नॉलेज द होल्ड सिग्नल विद HLDA सिग्नल। ठीक है, तो ये होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल इधर थे बेटा। ये देखो होल्ड एंड HLDA बार। ठीक है, ये दो सिग्नल्स की बात करें, डीएमए पिंस लिखा था देखो मैंने। ठीक है, इधर भी इसको बार लिखोगे तो बेटर होएगा, सेफर साइड पे। ठीक है, सो होल्ड आफ्टर रिलीजिंग द सिस्टम बस रिलीज करने के बाद प्रोसेसर क्या करेगा, होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देगा और बता देगा मैंने सिस्टम बस रिलीज कर दिया है। और उसके बाद डीएमए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। द डीएमए ट्रांसफर दस बिगिंस। डीएमए प्रोसेस स्टार्ट हो गया। द डीएमए ट्रांसफर इज टर्मिनेटेड बाय रिलीजिंग द होल्ड सिग्नल। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, फिर वो जो होल्ड सिग्नल पे वन था वो जीरो हो जाएगा एंड प्रोसेस कंप्लीट। I hope this is clear. Okay. And with this, we complete the first chapter, one of the most important topic of your 12th standard. ठीक है, दैट इज CS2 का फर्स्ट टॉपिक बेटा कंप्लीट हो गया। आपको इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक आपको समझेगा। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, CS2 में 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर विल कंज्यूम द मैक्सिमम टाइम। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टूडेंट्स 1 या 1.5 आवर्स में हर एक चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी वेरी सिंपल, एक एक लेक्चर में वो हो जाएंगे। और एक चैप्टर ऐसा ही है इसके बाद वाला जो टोटली इस पे डिपेंडेंट है, तो इसका थरो स्टडी होगा तो ही नेक्स्ट चैप्टर समझेगा एंड उसमें हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो दैट इज वाई प्रोसेसर का कोडिंग को डिफिकल्ट कोडिंग बोला जाता है। सो दैट इज वाई आई विल टेल यू कि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आज किया वो पूरा आप लिख लो, अच्छे से समझ लो एंड ट्राई टू मेमोराइज इट।
एंड वी विल गेट बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो बाय बाय।